हाँ, नमस्कार। आज हम जिस विषय को पढ़ने वाले हैं, ये मान लीजिए इसकी चर्चा पूरे साल आपको देखने को मिलेगी। यानी वर्ष 2023 में किसी भी दिन का पेपर देखिएगा, कोई भी न्यूज़ देखिएगा, कोई भी मैगजीन पढ़िए, आपको ये विषय दिखाई देगा। ये विषय है G20। वैसे तो साल में एक बार हमको इसके दर्शन होते थे, जब कभी इसकी बैठक होती थी। लेकिन इस साल इसलिए ये विषय दिखाई देगा क्योंकि इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हम मतलब भारत। यानी वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत। इसीलिए इस पूरे साल हम लोगों पर विशेष जिम्मेदारी है। ऐसे समझिए जैसे किसी घर में शादी होती है, तो वहाँ के लोग यानी उस घर के लोग या उस घर से जुड़े हुए लोग रहते हैं, वो देखिएगा 15 दिन 20 दिन पहले से व्यस्त हो जाते हैं और शादी के 15 दिन 20 दिन बाद तक व्यस्त रहते हैं। लेकिन एक लोग वो होते हैं जो बढ़िया शादी वाले दिन जाएंगे, तैयार होकर पूरा दबा के खाएंगे। कितना खाएंगे? प्लेट को कम से कम नहीं है तो 5-6 प्लेट तो ऐसे ही निपटा देते हैं। एक ही प्लेट में पनीर चावल, मतलब कुछ छूटना ना चाहिए, इतना शौकीन होते हैं। अब वही आदमी जो घर में परहेज परहेज करते रहते हैं कि नहीं कम खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, और जैसे ही मिलता है होटल में तो टूट पड़ते हैं। और जब आता है व्यवहार लिखाने की बारी, तो जेब में इतने कष्ट से मानकर चलिए हाथ डालते हैं कि कहीं अगर हो सके तो 10 ही रुपये लिखा दिए जाए। और अगर लापरवाह लिख दिया तो मान लीजिए इतना ठूस कर आएंगे, पूरा परिवार मिलकर कम से कम 3-4 हजार का खाना निपटा कर आते हैं। अब बस नहीं चलता है तो बांध के भी ले आए। तो इस तरह की स्थिति रहती है। यही हाल इस साल हम लोगों का है। हमारे यहाँ क्या है, हम अध्यक्षता कर रहे हैं किसका? G20 का। तो G20 के बारे में इस बार बड़े विस्तार से जानना जरूरी है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरी है उतना तो बता देंगे, लेकिन उससे थोड़ा आगे भी जानेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी संगठन होगा, क्या जानना जरूरी है? संगठन का मतलब होता है लोगों का समूह। ठीक है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसलिए इसका मतलब है कि अलग अलग देशों का एक समूह। इसमें सबसे पहला प्रश्न उठेगा कि आखिर इसकी स्थापना कब हुई थी। तो कोई ना कोई तो डेट होगा, कोई वर्ष होगा जब इसकी स्थापना हुई होगी। स्थापना के बाद इसके बारे में जानेंगे कि इसकी स्थापना क्यों हुई थी, क्योंकि बिना किसी कारण के कुछ नहीं होता। अगर इसकी स्थापना हुई है तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। इसके बाद हम जानेंगे इसका उद्देश्य क्या है। कोई भी संगठन होगा उसका अपना कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। जैसे आप लोग मिलकर 4-5 लोग मिलकर अगर कोई संगठन बनाते हो तो उसका उद्देश्य होता है। हाँ, भले ही उसको पालन नहीं करते हो लेकिन उसका उद्देश्य होता है। जैसे मान के चलिए लिख लिया कोई ये दल बनाया, उद्देश्य देखिएगा कर्मठशील, जोशीले, भावी प्रत्याशी, लगनशील, मतलब कुछ भी छूट ना जाए कहीं। अब एक बार तो प्रधान लोग भी लिख दिए थे प्रधानी के चुनाव में कि अगर हम जीतते हैं तो हम काला धन वापस लेकर आएंगे। हमारे देश की जनता इतनी होशियार कि उन्होंने मान भी लिया इस बात को कि गांव का प्रधान काला धन वापस ले आएगा, और इतने बहुमत से जीता कि पूछिए मत। अब काला धन वापस कहाँ से लाएगा? प्रधान का थोड़ी काम होता है। प्रधान है कि प्रधानमंत्री, मतलब मंत्री का कोई वैल्यू ही नहीं। हाँ, तो जानेंगे उद्देश्य, और जब उद्देश्य को जान लेंगे तो फिर जानेंगे G20 है क्या। कोई भी संगठन होता है तो वो है क्या, इसके बारे में जानेंगे। और फिर जानेंगे इसमें शामिल देश। देखिए संगठन कोई होगा उसमें या तो लोग शामिल होंगे, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसलिए इसमें देश शामिल होंगे। तो कौन कौन से देश शामिल है उसके बारे में जानेंगे। और सबसे जरूरी होता है अध्यक्षता। क्यों? इस साल भारत अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष कौन है? भारत। इसलिए जानेंगे कि इसकी अध्यक्षता मिलती कैसे है। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही जैसे वो खेलते थे ना पर्ची वाला खेल, कि कोई पर्ची उठाओ उसमें राजा लिखा तो राजा बन जाए, तो ऐसा कहीं तो नहीं होता है। फिर जानेंगे इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। और इतना जानने के बाद, क्योंकि भारत में इस साल क्या है, इसकी अध्यक्षता, इसलिए भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई। देखिए अगर हम बात करें 1990 के दशक की, 90 के दशक का मतलब है 1991 से लेकर वर्ष 1999 तक या 2000 तक। तो इस समय हमारा जो एशिया क्षेत्र है, एशिया क्षेत्र पूरा, इसमें कई देशों की स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गई थी। रुपया पैसा था नहीं, एक और इतना भयानक कर्ज ले रहे थे दूसरे देशों से, विश्व बैंक से या IMF से। स्थिति दिनों दिन क्या होती जा रही थी? कमजोर होती जा रही थी। तब जो दुनिया के शक्तिशाली देश थे, देखिए होता क्या है ना कि अगर आप किसी एक को पत्थर मारेंगे तो आपके हाथ में भी दर्द होगा। वही यहाँ हुआ कि अगर पूरी दुनिया में से देश कमजोर होते जाएंगे तो ये सोचिए आपके पास अगर आपके जेब में रुपया नहीं है तो दूसरा आदमी जो सामान बना रहा है वो बेचेगा किसको?
यही चिंता सताई कुछ देशों को। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं कि हम क्या करते हैं, एक संगठन बनाते हैं, और उस संगठन का उद्देश्य क्या होगा। हम लोग दरअसल वित्त मंत्री, काहे कि पैसे रुपए की बात हो रही थी, तो पैसे रुपए के लिए एक मंत्रालय होता है, उसको बोलते हैं वित्त मंत्रालय। और इसके अलावा एक बैंक होता है हर देश का, केंद्रीय बैंक, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है। तो कहा एक काम करेंगे कि हर साल जो वित्त मंत्री हैं इनको, और जो आरबीआई के या जो केंद्रीय बैंक है अलग अलग देशों के, उनके जो गवर्नर हैं, उनको एक जगह बुलाएंगे और मीटिंग किया करेंगे कि इस समय देश दुनिया में क्या उथल पुथल है और हम लोग कैसे उसको डील करें। तो इसी के लिए एक संगठन बना जिसका नाम था G20। 20 देशों के वित्त मंत्री और 20 देशों के गवर्नर अब ये मिलने लगे आपस में, और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन वर्ष 2008 में एक ऐसी स्थिति आई जिसको बोलते हैं एक ग्रेट रिसेशन या एक वैश्विक मंदी। इतनी खतरनाक स्थिति थी कि पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं तबाह होने लगी। तब सोचा कि अब एक काम करते हैं, अभी तक तो केवल वित्त मंत्री मिलते हैं और आरबीआई यानी केंद्रीय बैंक के गवर्नर मिलते हैं। फिर कहा नहीं, एक काम करते हैं, अब हम लोग यानी हर देश के जो बड़े नेता हैं, जो 20 कंट्री हैं उनके जो बड़े नेता हैं, कहा अब हम लोग जो हैं बड़े नेता हम लोग मिला करेंगे ताकि महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत हो सके। ऐसे समझिए जैसे मान कर चलिए आपके घर से आपको भेजा जाए कहीं पर कि जाइए आप उनको कुछ क्या कराइए, तो आप अपने स्तर की बात कहेंगे। आपको घर वाले तो कहेंगे नहीं कि कोई बहुत महत्वपूर्ण मसले पर साइन करके आ जाइए। लेकिन आपके पिताजी, आपके दादा अगर जाएंगे तो उनके पास क्षमता होती है कि बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकें सामने वाले के साथ। इसीलिए कहा कि एक काम करते हैं कि आप सभी देश के प्रमुख लोग हैं वो भी मिला करेंगे। और वर्ष 2008 से शुरू हुआ वार्षिक शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन का मतलब होता है कि साल में एक बार किसी निश्चित समय में मिलेंगे और जो भी मसले हैं उन पर बातचीत करेंगे। अच्छा, कि जो भी मसले हैं का मतलब ये नहीं है कि उसने इसको काहे कूटा, या फिर पाकिस्तान को भारत ने काहे कूट दिया, चीन पाकिस्तान क्यों एक हो रहे हैं, या चीन से ताइवान क्यों लड़ रहा है, नहीं, बल्कि बात करेंगे किस पर, केवल अर्थव्यवस्था से संबंधित मसलों पर। पूरी दुनिया में जो आर्थिक मसले हैं उन पर बातचीत करेंगे। तो इसके लिए बना एक संगठन। यानी कहा जाए, ये बताइए कि लगातार बैठकें जो हर साल होती हैं उनकी शुरुआत कब से हुई, तो वर्ष 2008 से। इसके पहले तक कौन मिलता था, खाली वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर। इसके बाद जानते हैं कि इसके कारण, तो जैसा कि पहले बता दिया है, कारण का मतलब था कि 1990 के दशक में एशियाई क्षेत्र में जो आर्थिक संकट आया उसके चलते, और साथ ही साथ इस समय कुछ देश ऐसे महत्वपूर्ण उभरे जिनको शामिल किए बिना ये लगने लगा कि दुनिया में हम लोग सही तरीके से व्यवस्था चला नहीं पाएंगे। तो कहा कि चलो और लोगों को जोड़ो, तो और लोगों को जोड़ा तो कुल मिलाकर कितने देश जुड़े, 20 देश। इसके बाद बात करेंगे उद्देश्य। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है पूरे वैश्विक वातावरण में यानी पूरी दुनिया में क्या करना, पूरी दुनिया में आर्थिक स्थिरता लाना। अगर ये समझिए, अगर किसी एक ही देश के पास पैसा रहे और वही देश मनमानी से सारे नियम बनाए और सारे नियम पालन भी कराए दूसरे देशों से, तो क्या होगा, तब दुनिया स्थिर रहेगी, नहीं रहेगी, पूरी दुनिया में उथल पुथल मच जाएगा। तो चाइना है, क्या करता है, कम पैसे पे सामान बनाता है और बेचता है कम पैसे में एकदम। अब देख लीजिए पूरे बाजार को तबाह कर देता है। जहां पर जाता है वहां पर उस देश की चीजें बिकना बंद हो जाती हैं। सब सब यही चाइना 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 खरीद लेते हैं। जबकि पता है कि चलना 10 दिन भी नहीं है, लेकिन खरीदेंगे क्या, चाइना। क्यों, सस्ता है और देखने में ठीक ठाक भी लगता है, तो चाइना खरीद लेते हैं। आप सोचिए, अगर ऐसे ही फ्रीडम सबको दे दिया जाए तो मन मर्जी से सब काम करने लगे तो पूरी दुनिया में क्या हो जाएगा, तहलका मच जाएगा और सब कुछ अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसी के लिए कहा कि ये संगठन क्या करेगा, ये संगठन पूरी दुनिया में एक आर्थिक स्थिर वातावरण बनाएगा ताकि सभी गतिविधियां यानी रुपए पैसे का लेन देन, व्यापार वाणिज्य सब ठीक ठाक तरीके से चल सके। इसी के लिए ये क्या है, स्थापना हुई इसकी। वर्ष 2008 में जब मंदी आई तब इसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया। क्यों, तब ये देश आपस में मिलते थे और इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि आने वाले समय में अब कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे, मंदी वाली स्थिति। इसलिए अगर कोई भी स्थिति गंभीर होती है तो हम लोग मिलकर आपस में सलाह मशवरा करेंगे और सुलझाने का कोशिश करेंगे। आपसी मतभेदों को क्या करेंगे, एक जगह बैठकर निपटाएंगे। इसके अलावा एक और बात समझिए, आज पूरी दुनिया किससे परेशान है, आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है अगर हम कहें तो है ग्लोबल वार्मिंग। यानी धरती का टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर धरती का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा
तो यहाँ पर जीव जंतु कैसे रह पाएंगे, हम लोग कैसे रह पाएंगे, पेड़ पौधे कैसे रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो पैसा रुपया के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम जहाँ रहते हैं यानी प्रकृति में, उसको भी कैसा बनाए रखें, रहने लायक बनाए रखें। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ये संगठन काम करते हैं, एक जगह मिलते हैं, बातचीत करते हैं और देखते हैं कि कौन सा देश क्या कर रहा है, बदमाशी तो नहीं कर रहा है कहीं। अगर कोई देश ऊटपटांग का काम कर रहा होता है तो वो समझाते हैं कि देखा बाबू, अभी समझ जाओ, अभी समय है, नहीं तो बाद में फिर पछताओगे। सबके सब मिलकर क्या करेंगे, प्रतिबंध लगा देंगे तुम्हारे ऊपर। इसके अलावा G20 है क्या, देखिए तो G20 क्या है, विश्व की प्रमुख विकसित, यानी पूरी दुनिया में देखोगे तो कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत संपन्न है, बहुत पैसा है जिनके पास, जिनके यहाँ पहुंच जाओ तो उनका यहाँ हर आदमी गाड़ी से मिलेगा, बहुत पैसा होगा, बड़े बड़े मकान भवन बने होंगे, सबके लग्जरी लाइफ होगी, विकास ही विकास होगा। दूसरे लोग होते हैं जो विकासशील, जो दौड़ रहे हैं एकदम, होता है ना कि मतलब बस पहुंचने वाले हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको बोलते हैं क्या, विकासशील। और इसके नीचे होते हैं अल्प विकसित, यानी जिनके यहाँ देखोगे तो भयानक स्थिति रहती है, बहुत बड़ी आबादी भूखी प्यासी रहती है, मतलब पेट के लिए भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अच्छे लग्जरी मकान कहाँ से लाएंगे, गाड़ी कहाँ से लाएंगे, तो ऐसे देश। तो जब इतना समाज में असमानता है तो इसका उद्देश्य था कि जो विकसित हैं वो देश और जो विकासशील है वो देश, जो प्रमुख विकासशील देश हैं वो, ये सब मिल जाए आपस में। अब मिलकर क्या करें, पूरी दुनिया में कम से कम ऐसे देशों के लिए काम करें जो बहुत कमजोर स्थिति है जिनकी, यानी उनके साथ कोई भेदभाव ना हो व्यापार वाणिज्य में। अगर भेदभाव करते रहेंगे तो जो गरीब है वो और गरीब रहेगा और जो अमीर है वो और अमीर हो जाएगा। इसीलिए ये सब मिलकर ऐसा काम करते हैं ताकि जो कमजोर देश है उनको फायदा पहुंच सके, ठीक है। तो लेकिन ये कैसा संगठन है, अंतर सरकारी। अंतर सरकारी का मतलब होता है जिसमें 2 या अधिक देशों की सरकारें इन्वॉल्व होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। इसके बाद बात करेंगे इसके शामिल देश। देखिए एक बार यूपीएससी में अभी पूछ गया था कि G20 में कौन से देश शामिल नहीं है, 4 ऑप्शन थे, सब भिलिया गए थे, सबके पसीने छूट गए थे। तो देखिए हर चीज का एक क्रम होता है, पहले दिन ही कहे थे, तो इसको समझने का एक क्रम समझिए। अगर ये क्रम याद हो गया तो G20 ही नहीं, G7 G8 सभी देश अभी जुबान पर हो जाएंगे। अब बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना। तो देखिए कुल कितने देश शामिल हैं, 20 देश। 20 में से 19 तो देश हैं और एक क्या है, संगठन, जिसको बोलते हैं यूरोपीय यूनियन। तो देखिए अब प्रश्न उठता है कौन कौन से देश शामिल हैं। ये जो मैप देख रहे हैं तो समझिएगा। सबसे पहले हम चलेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कनाडा, और कनाडा के जस्ट नीचे है यूएसए, यूएसए के जस्ट नीचे है मैक्सिको। तो 3 देश कहाँ से हो गए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। इसके बाद पहुंचिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील, ये देख रहे हैं ब्राजील। अब ब्राजील के अलावा अर्जेंटीना ब्राजील के जस्ट नीचे है। तो 2 देश ये हो गए, कुल कितना हो गया, 5। इसके बाद पहुंच जाइए यूरोप में, यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप में देखोगे तो सबसे पहले यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद आएगा फ्रांस, इसके बाद आएगा जर्मनी, इसके बाद इटली, और फिर यूरोपीय यूनियन जो कि यूरोप के देशों से मिलकर बना है। यूरोपीय यूनियन की चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे विस्तार से, उसी में ये भी बताएंगे जो ब्रेक्जिट वगैरह है ये क्या है। तो फिलहाल कौन कौन है यूरोपीय महाद्वीप में, यूरोपीय महाद्वीप में हो गया यूके यूनाइटेड किंगडम, इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन। इसके बाद आएगा अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप देखिए इतना बड़ा महाद्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। और इसमें अगर देखेंगे तो खाली एक देश है, कौन, दक्षिण अफ्रीका। यानी इस संगठन में पूरे G20 में अफ्रीका महाद्वीप का खाली एक देश है, दक्षिण अफ्रीका। और इसके बाद देखिए यहाँ एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ से चलिए, ये कौन सा है, तुर्की, जिसका नाम अब हो गया तुर्की है। और यहाँ है सऊदी अरब, ये 2 देश। इसके अलावा देखिए रूस, चीन, चीन के बाद दक्षिण कोरिया और जापान, उत्तर कोरिया नहीं, दक्षिण कोरिया, जापान। इसके अलावा इंडिया और इंडोनेशिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जाइए तो ऑस्ट्रेलिया। ये कुल कितने देश हो गए, 20 देश। अब पूछ रहा है इनमें से G7 कौन है, तो बता दीजिएगा। यहाँ देखिए कनाडा, यूएसए, यहाँ से 2 देश उठाना है, और यहाँ से यूरोपीय यूनियन को छोड़कर बाकी 4 कौन कौन से, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इसके अलावा जापान। ये हो गया G7, और इसी में जोड़ देना रूस, तो हो जाएगा G8। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब देखिए अध्यक्षता की बात करें तो एक बात समझिए, जैसे आपकी कोई गाड़ी है, आपकी गाड़ी कोई व्यक्ति ले गया
तो वो लेकर आएगा आपके पास, तो आप उसकी गाड़ी को पहले चेक करेंगे या नहीं, अपनी गाड़ी को देखेंगे कि कुछ खराब वगैरह तो नहीं कर दिया है। अब फिर आपसे कोई और व्यक्ति मांगने आएगा तो आप उसको देंगे, तो उसको भी देखेंगे कि उसको बताएंगे इसके बारे में कि देखिए ये इसके सिस्टम है। इसका मतलब है कि हर चीज में 3 लोगों का रोल महत्वपूर्ण होता है। एक वो जिससे हम क्या ले रहे हैं, अब चीज वापस ले रहे हैं, और एक हम खुद, और एक वो जिसको हम देंगे। तो इसी तरह क्या होता है ना, G20 की अध्यक्षता कोई एक देश से किसी दूसरे देश को जाती है, ठीक है, और अगले साल वही देश क्या करता है, किसी तीसरे को देता है। तो 3 देशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इन 3 देशों को कहते हैं ट्रोइका। ये पूछा गया है क्वेश्चन, ट्रोइका क्या होता है। देखिए ट्रोइका का मतलब होता है एक भूतपूर्व अध्यक्ष, यानी जो पहले अध्यक्ष रहा है, दूसरा वर्तमान अध्यक्ष, और तीसरा जो भविष्य में अध्यक्ष बनेगा। ये 3 देश मिलकर बनता है, क्या बनता है, ट्रोइका। और देखिए इसमें अध्यक्षता का कोई ऐसा नियम नहीं है, इसमें अध्यक्षता सभी सदस्य देशों को मिलती है बारी बारी से, एक एक करके, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अन्य तथ्य में एक महत्वपूर्ण चीज जान लीजिए, इसका कोई सचिवालय नहीं है। क्या नहीं है, इसका कोई सचिवालय नहीं है। जैसे हर संगठन का देखते हैं ना कि सचिवालय है, जैसे यूएन का सचिवालय कहाँ है, ये कमेंट में बताना है, ठीक है। इसके बाद बताना है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का सचिवालय कहाँ है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ बना हुआ है, इसके बारे में कमेंट पर बताना है। अब जानेंगे महत्व इसका महत्व क्या है, इसकी चुनौतियां क्या है, और भारत के संबंध में इसका रोल। तो पहले इसको बना लीजिए आप, क्योंकि ये बनाए बिना काम चलने नहीं वाला है। देखिए G20 सम्मेलन के संदर्भ में अब हम जानते हैं वो जानकारी जो हमें इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इसका सम्मेलन कहाँ हो रहा है, हमारे यहाँ यानी इंडिया में। सबसे पहले जानते हैं इसका महत्व क्या है। देखिए G20 सम्मेलन का सबसे बड़ा महत्व है कि वैश्विक आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्यों, देखिए अगर हर साल इनकी बैठकें होती हैं, इसमें 20 बड़े महत्वपूर्ण देश हैं पूरी दुनिया के जो आर्थिक पावर हैं, तो सोच कर देखिए जब ये सब लोग मिलेंगे तो चर्चा किस पर करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि एक दूसरे के घर परिवार के बारे में चर्चा करेंगे, या फिर किसका कौन खास दोस्त है इस पर चर्चा करेंगे। ये सब बड़े नेता हैं, ये सब बात करेंगे पूरी दुनिया में जो मुद्दे हैं या जो समस्या हैं। इतना तो क्लियर है कि मानकर चलिए 50 मुद्दों पर बात की है, तो हो ना हो 10 मुद्दे तो ऐसे होंगे जिस पर ये लोग क्या होंगे, सहमत होंगे। तो कम से कम 10 तो हल होंगे। तो ये सब लोग जब मिलते हैं हर साल, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि क्या होगा, जो पूरी दुनिया में इशू हैं, इकोनॉमिक इशू, वो धीरे धीरे क्या होंगे, सुलझेंगे। कहते हैं ना कि जब मिलोगे रोजाना तो ख्यालात बदलेंगे, जब मिलोगे रोजाना तो ख्यालात बदलेंगे, कुछ तुम बदलोगे कुछ हम बदलेंगे, जब बदलेंगे दोनों तो यकीन रखो खुद पर, मिलकर पूरी दुनिया के हालात बदलेंगे। तो ये लोग हालात बदलेंगे पूरी दुनिया का, ठीक है। इसके बाद देखिए रणनीति बनाने में इस समूह में यानी G20 में जो देश शामिल हैं, ये देखिए उसमें अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया की जीडीपी का 80 से 85% शामिल है। यानी इसमें 20 देश जो शामिल हैं, ये पूरी दुनिया का जीडीपी का 80 से 85% खाली इन्हीं देशों के मिलकर बनता है। दूसरा, पूरी दुनिया के व्यापार का 75% यही लोग करते हैं, ये 20 देश जो हैं। इसके अलावा अगर आबादी देखें तो पूरी दुनिया की आबादी का 60% खाली इन्हीं देशों में रहता है। इसके अलावा देखें तो जीवाश्म ईंधन, जो आजकल प्रदूषण की एक बहुत बड़ी समस्या है, तो जीवाश्म ईंधन का 85% यूज खाली यही देश करते हैं। तो देखिए अगर ये लोग मिलकर आपस में बातचीत करेंगे तो अगर पर्यावरण से संबंधित कोई समस्या है तो उसको भी सुलझा सकते हैं, और अगर व्यापार से संबंधित कोई प्रावधान है जो अड़चने डाल रहा है तो उसको भी सुलझा सकते हैं, या फिर पूरी आबादी को बेहतर बनाने के लिए कुछ काम करना है तो उसको भी ये अच्छे ढंग से कर सकते हैं। साथ ही साथ पूरी दुनिया में देखेंगे कुछ संस्थान है, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये मान लीजिए बूढ़े बुजुर्गों का संस्थान, जैसे होते हैं ना दादा परदादा जो संपत्ति छोड़ जाते हैं और फिर वो बढ़ती है, तो ऐसे ये संस्थान है बूढ़े बुजुर्गों का, IMF, वर्ल्ड बैंक। इनको क्या करते हैं, यही सब देश, अधिकतर फंडिंग कौन करता है, यही देश मिलकर। तो अगर इन संस्थाओं में कोई समस्या है तो उनको सुलझाएगा कौन, तो यही लोग सुलझाएंगे। इसके अलावा देखिए अगर कर से संबंधित कोई सुधार करना है, टैक्स का होता है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि टैक्स 2 तरह का, एक सीधे तौर पर जेब पर लगता है, जितना कमाओगे वो देना पड़ता है,
और दूसरा होता है इनडायरेक्टली। हालांकि इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो कर से संबंधित अगर कोई सुधार करना है तो ये संगठन एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर पूरी दुनिया में फिर से कोई आर्थिक संकट आता है तो उसको दूर करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी की है। जैसे कोविड आया था, कोविड के चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं क्या हो गई, चरमरा गई एकदम। ऐसे मान कर चलिए एकदम होता है ना इतने ऊपर से एकदम जमीन पर आ जाना। तो उसमें ये देश जो थे ये कम से कम मिलकर बातचीत करके क्या किए, व्यापार को फिर से बढ़ाने का काम किए, या फिर जो भी नए नियम थे उनको बनाए हैं। आपसी बातचीत के द्वारा फिर से व्यापार में जो अड़चने आ रही थी उसको फिर से क्या किए, सुलझाए हैं। तो ये महत्वपूर्ण काम होता है। इसके अलावा देखिए, अगर देखें मानव संसाधन विकास, सबसे जरूरी क्या है, इंसान। हालांकि इंसान एक संसाधन है, तो अगर इंसान को संसाधन के रूप में विकास करना है तो ये संगठन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। लेकिन खाली महत्व देख लिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। देखिए कोई भी सिक्का होता है तो चिट होता है तो पट्ट भी होता है, वही हाल इसका है। कुछ चैलेंजेस भी हैं, इसके सामने चुनौतियां क्या है। तो पहली चीज तो देखिए, ये जो 20 सदस्य हैं, ये जो होते हैं ना, जैसे देखिएगा गांव में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो मिलकर बैठकर बातचीत करते हैं। अब बड़े बड़े मसलों पर, या चाय की दुकानों में देखिएगा भीड़ लगा रहता है, देश दुनिया अंतरराष्ट्रीय खबरों की सबकी बातचीत हो जाता है। लेकिन शक्ति क्या है, जीरो। यानी कोई मतलब इनकी बात कौन मान रहा, कोई नहीं मान रहा। यही हाल यहाँ है। ये लोग बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इनकी बात कोई नहीं माने, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि बातचीत कर लिए, खत्म। अच्छी अच्छी बातें बोले, भारत ने अपनी बातें बोली, मोदी जी ने मार लताड़ा सबको लाइन से। अमेरिका के ट्रम्प भाई साहब थे, वो आते थे, अब कौन आएंगे, बाइडन। उनने कुछ बोला, चाइना से गए, ची पी करके आ गए, ये भी अच्छी अच्छी बातें बोले। तो 4 दिन सम्मेलन चला, सब भूल गए। क्यों? क्योंकि कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। जैसे कानून होता है ना, तो कोई नियम बनाया जाता तो बाध्यकारी है, ना करोगे पालन तो डंडा पड़ेगा। अब इन्हें कौन मारेगा, कोई नहीं। सब अपने अपने मन से बढ़िया तरीके से बातें बोलकर आते हैं, अब बस घर आते तो भूल जाते हैं। दूसरा, देखा गया है कि ये जो बकलोल लोग हैं, कुछ देश, वो क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं गोपनीय तरीके से। हाँ, G20 के ये कई बार क्या होता है, आपस में गोपनीय ढंग से बातचीत करते हैं कई मसलों पर। तो भाई क्यों करते हो गोपनीय ढंग से, सबको बताओ पूरी दुनिया को किस विषय में बात कर रहे हो। तो ये भी एक समस्या है। तीसरा है भू राजनीतिक तनाव। भू राजनीतिक का मतलब होता है कि हर देश कहीं ना कहीं तो जमीन पर है, और जमीन पर है तो पड़ोसी से मनमुटाव होना भी तय है। तो यही हाल यहाँ भी होता है। जैसे अमेरिका को देखिए, चाइना से लड़ता है, भारत का चीन से लड़ाई है। चाइना तो खैर ऐसा बकलोल है, उसका हर देश से लड़ाई है, बनता ही नहीं है किसी से। कुछ लोग होते हैं ना, वो बड़े ऐसे टाइप के जिनका किसी से बनता ही नहीं है। खाली एक ही दो दोस्त होते हैं जिनके, बस वही हाल चाइना का है, सबसे लड़ता रहता है। उधर जापान से, ताइवान से, दक्षिण कोरिया से, सबसे लड़ता रहता है। अब यहाँ वियतनाम से, उसको आगे बताएंगे, उसके बारे में बहुत जरूरी है जानना। लेकिन ये एक समस्या है, इसके जो सदस्य देश हैं इसमें क्या होता है, लड़ाई। अभी देख रहे हो रूस क्या कर रहा है, यूक्रेन में ताबड़तोड़ मचाए हुए है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे फिर मनमुटाव हो रहा है आपस में सदस्यों के बीच। ये लोग अब रूस को देखिएगा, क्या बात मानेंगे, नहीं मानेंगे ना। तो ये लोग क्या करते हैं, अभी देखिए, अभी जो सम्मेलन हुआ उसमें एक बाली प्रस्ताव लाया गया है। उस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि रूस क्या करे, वहां से यूक्रेन के जो स्थल कब्जा किया है वहां से वापस जाए। तो इस तरह का काम कर रहे हैं। अब देखिए, सीमित प्रतिबद्धता या सीमित प्रतिनिधित्व। देखिए अभी जैसा कि हमने देखा था मैप में, अफ्रीका महाद्वीप से एक देश है खाली, उसको उसको समझ लीजिए केवल इसलिए रख लिया गया है ताकि ये बता सकें, देखिए कोई भी महाद्वीप छूटा नहीं है, सभी महाद्वीप के देश शामिल हैं। तो ऐसे काहे को खाली नाम करते हो, एक देश और एक आध और शामिल कर लेते तो कोई नुकसान हो जाता, नहीं होता ना। अब वहां भी अच्छे देश हैं काफी, जिनकी स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन शामिल कौन करेगा ना। तो देखिए अब बात करेंगे भारत की अध्यक्षता के बारे में। देखिए जो 17वां सम्मेलन हुआ था इसका, किसका, G20 का, ये हुआ था बाली में। बाली, ये बाली सुग्रीम वाला बाली नहीं है। ये बाली अगर देखना है तो फ्लाइट से जाइए इंडोनेशिया, जो कि एक क्या है, देश है। इसमें लगभग 1200 से अधिक द्वीप हैं, और उन द्वीपों में से एक द्वीप है जिसका नाम है बाली। यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है नूसा दुआ। नूसा दुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस नूसा दुआ में क्या हुआ, सम्मेलन, 17वां सम्मेलन किसका, G20 का। यहाँ पर पहुंचे थे भारत भी। अब इंडोनेशिया ने कहा कि अब हम अध्यक्षता कर चुके हैं और आप अध्यक्षता कीजिए, और 1 दिसंबर से किसको अध्यक्षता मिल गई है, भारत की।
अब भारत पूरा 1 दिसंबर 2022 से लेकर पूरा 2023 तक अध्यक्ष रहेगा इसका। इसीलिए हमको इस साल क्या करना है, बहुत से अतिथियों का स्वागत करना है। यानी इसके जो देश के इसके अंतर्गत जो भी देश शामिल हैं या और लोग जिनको बुलाया जाएगा, उन सभी को क्या करना है, बुलाना है भारत और घुमाना है पूरा भारत। अलग अलग विषयों पर सम्मेलन होंगे, ठीक है। तो इस साल अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत। अगले साल भारत किसको दे देगा, ब्राजील को। कहेगा अब बाबू तुम करो अध्यक्षता, बहुत हो गया। तो देखिए इस साल भारत अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए बहुत प्रॉफिट है। लगभग 50 शहरों में क्या होना है, सम्मेलन अलग अलग विषयों पर। कभी संस्कृति मंत्रालय, कभी कृषि मंत्रालय, कभी वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, सब अलग अलग क्या करेंगे, अलग अलग देशों से लोगों को बुलाएंगे और इनको क्या करेंगे, घुमाएंगे। अभी देखिएगा, अभी फरवरी महीने में 24 तारीख से कहाँ हुआ, खजुराहो में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो है, वहां पर इसका सम्मेलन हुआ सांस्कृतिक मंत्रालय का। अतः इतने लोग आए थे, भयानक भरमार, सबको घुमाया खजुराहो। सोच कर देखिए मोदी जी कितने होशियार हैं, 50 से ज्यादा शहरों में घुमाएंगे। इससे क्या होगा, आएंगे तो खर्चा भी करेंगे, वहाँ के होटल बुक करेंगे VIP, वहाँ क्या करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और साथ में जाएंगे जब यहाँ से तो उस शहर की छवि लेकर जाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरा साल और जगह जगह सम्मेलन होने हैं, 200 से अधिक बैठकें होनी हैं। तो तैयार रहिए पूरे साल के लिए। बहुत इसमें इतना समझने के बाद अब समझ में आएगा जब बैठक हुआ करेगी। तो ध्यान दिया कीजिए बैठक में कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, क्योंकि पूरे साल हरा भरा रहने वाला है। अब भारत अध्यक्षता कर रहा है, भारत में हमारा सम्मेलन जो होना है G20 का फाइनल, अभी बैठकें हो रही हैं। अब बैठकों के बाद क्या होगा, मसाला तैयार होगा, कंटेंट, ये चीज जो कुछ भी निकलेगा निष्कर्ष, और उसको एक अंत में होती है क्या, सम्मेलन। उस सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा और उसको अपनाएंगे सब। तो वो सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ, प्रगति मैदान में। हमारा मोटो क्या है इसमें, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि एक पृथ्वी, एक धरती पूरा और एक मानवता। यानी पूरे दुनिया को हम क्या मानते हैं, एक मानते हैं। हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और एक बढ़िया मैसेज के साथ क्या है, वसुधैव कुटुंबकम का मोटो हमने अपनाया है। तो उम्मीद करते हैं G20 पूरा समझ में आया होगा। कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा। चलिए, धन्यवाद।